जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे डीएलएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट है विविधता, समावेशी शिक्षा और जेंडर, है ना। इसके तहत हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। इससे पहले मैंने आपको समावेशी शिक्षा के बारे में बताया है ना, तो हम उससे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता से पहले हम समावेशी शिक्षा से क्या आशय है उसको हम जान लेते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा क्या होता है, जिसके तहत है ना सामान्य बालक और विशेष आवश्यकता वाले बालक दोनों को जहाँ साथ साथ शिक्षा दिया जाता है ना, उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। अर्थात सामान्य बालक तथा सामान्य से जो मतलब कि विकलांग बालक होते हैं ना, उनको क्या है साथ साथ जो शिक्षा दिया जाता है उसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इसके लिए क्या है, समावेशी शिक्षा के तहत क्या करते हैं, शिक्षकों को जब उस विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है तो उसके क्या है, उसके लिए उसे विशेष ट्रेनिंग दी जाती है ना, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके तहत वो विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करके उन बच्चों को क्या है वो शिक्षा देते हैं। क्योंकि वो अगर दोनों बच्चों को साथ साथ शिक्षा दिया जाए है ना, एक जो सामान्य बालक है और जो असामान्य बालक है, मतलब जो क्या है वो मतलब कि विशेष आवश्यकता वाला बालक है ना, तो उन दोनों को जब साथ साथ शिक्षा दिया जाएगा तो क्या है उसमें थोड़ा सा शिक्षकों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए क्या है, उन सभी जो कठिनाइयों का सामना करने के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उसी प्रशिक्षण में उन्हें सिखाया जाता है कि बालकों को किस प्रकार उनसे हैंडल किया जाए तथा किस प्रकार उन्हें शिक्षा दिया जाए। तो इस प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त करके वो बच्चों को समावेशी शिक्षा के तहत उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा के तहत जब एक सामान्य बालक जो एक असामान्य बालक है वो क्या करते हैं, दोनों साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब बच्चे क्या कहते हैं आपस में है ना, जब साथ साथ वो दोनों साथ साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनके मन में क्या है, जो भावना है ना कि मैं असामान्य हूँ, मतलब कि मैं उसकी तरह नहीं हूँ, तो ये जो भावना है वहाँ पर खत्म होता है ना, क्योंकि वो दोनों साथ साथ पढ़ाई करते हैं। तो वहाँ पर हम देखेंगे तो उनमें जो एक सामाजिक जो भावना है वहाँ पर उनको हमें देखने को मिलता है। और अगर एक शिक्षक है ना वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो उसमें क्या होता है, वहाँ जो सामान्य बालक है ना वो भी उसकी हेल्प करता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो समावेशी शिक्षा के तहत क्या है, सभी का बिना किसी उसमें विभेद के सभी साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। और इसके लिए जो शिक्षक होते हैं ना वो विशेष ट्रेनिंग प्राप्त करके बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। उसमें हम देखते हैं, हम अपने समाज में देखते हैं ना कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और उनकी जो लोगों की जो सोच होती है वो भी हमें अलग अलग देखने को मिलती है। तो उसी प्रकार के हैं, हम अगर हमें विविधता होने के साथ साथ है ना, हमें कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो हमें एक समान रूप से जोड़ते हैं ना। तो इसी प्रकार समावेशी शिक्षा के तहत भी अगर सब सम्मिलित रूप से अगर हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से क्या है, हमें जो एक सामाजिक जो भावना होती है उसको वो निश्चित रूप से क्या है वो उजागर होगी। और इसमें व्यक्ति क्या होगा, निश्चित रूप से उस जगह में शिक्षा प्राप्त वो कर पाएगा। क्योंकि हम देखते हैं ना, क्योंकि बच्चे क्या है शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या है वो विभिन्न प्रकार से वो क्या अपने आप को तैयार नहीं पाते हैं। तो उन्हीं तैयारी को जो तैयारी है उस एक शिक्षक करवाता है बच्चों को कि उन्हें किस प्रकार शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, है ना। और वो विभिन्न माध्यम से है ना बच्चों को वो विभिन्न तरीके से क्या बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे वो खेल विधि के माध्यम से हो, चाहे गीत विधि के माध्यम से हो, चाहे नाटक विधि के माध्यम से, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो माध्यम है उन सभी माध्यम के द्वारा शिक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा के क्या है, एक तरीके से जो सभी बालकों को समान रूप से उसमें शिक्षा दिया जाता है, किसी भी भेद में, है ना, चाहे वो सामान्य बालक हो चाहे वो विशेष आवश्यकता वाला बालक, है ना, दोनों को क्या है समान रूप से शिक्षा वहाँ पर दिया जाता है। अब समावेशी शिक्षा के तहत जो भी शिक्षक नियुक्त किया जाता है उसमें विद्यालय में उस शिक्षक को विशेष ट्रेनिंग प्राप्त करके ही उस विद्यालय में भेजा जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। चलिए अब हम आगे रहते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, है ना। तो सबसे पहला है बच्चों की विविधता जानने समझने हेतु शिक्षकों की अभिवृत्ति में सकारात्मक सोच बढ़ाना। अर्थात हम देख रहे थे कि जो समावेशी शिक्षा होता है ना, इसमें क्या होता है, एक सामान्य बालक तथा विशेष आवश्यकता वाला बालक, है ना, दोनों क्या करते हैं, दोनों साथ साथ क्या है दोनों ढंग शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, हम अगर इसकी आवश्यकता को जाने तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बच्चों की विविधता है ना वो जानने संबंध हेतु शिक्षकों की अभिवृत्ति में सकारात्मक सोच को बढ़ाना। अर्थात क्या कहते हैं, अगर जो इस विद्यालय में दोनों बच्चे साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, एक जो सामान्य बालक है तथा मानसिक रूप से जो मतलब विकलांग बालक, मतलब जो विकलांग बालक है ना, दोनों को वहाँ साथ साथ शिक्षा दे रहे हैं। तो इसके लिए उस विद्यालय में जिस शिक्षक को भेजा जाता है उस शिक्षक को विशेष ट्रेनिंग के बाद ही उस विद्यालय में भेजा जाता है। और उसके द्वारा है ना वो शिक्षक क्या करता है, वो बच्चों की विविधता को जानने समझने का वो प्रयास करता है ना। और वो प्रयास करने के बाद ही अगर शिक्षक क्या करता है
एक शिक्षक का फर्ज बनता है कि वो जिस विद्यालय में कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा है वो सबकी मानसिक स्थिति को समझे और उनके अकॉर्डिंग क्या करे, उन्हें शिक्षा दे। तो यही स्थिति में क्या होता है, समस्या शिक्षा के दौरान भी जो शिक्षक होते हैं ना वो बच्चों की विविधता को जानने का प्रयास करते हैं। विविधता मतलब जो अलग अलग जो होते हैं ना बच्चे होते हैं, तो उन्हीं जो विविधता है वो सबको जानने का वो प्रयास करता है। तो इसी प्रकार क्या है, और उनमें सकारात्मक सोच को बढ़ाने के लिए वो विभिन्न प्रकार के वो प्रयास करते हैं, ताकि जो शिक्षक है ना वो निश्चित रूप से बच्चों को उनको समझ कर, है ना, उनकी विविधता को जानकर, उनकी किस तरह उनकी जो भावना है या किस तरह वो पढ़ना चाहते हैं, इन सबको समझ के वो क्या बच्चों को शिक्षा उचित तरीके से दे पाए। तो इन सभी के लिए क्या है, शिक्षकों को उचित प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है ना, तभी उसी ट्रेनिंग को प्राप्त करके ही वो उस विद्यालय में बच्चों को जाकर पढ़ा सकते हैं। तभी वो क्या करेंगे, बच्चों की जो आवश्यकता है, जो इच्छा है ना, इन सभी को वो क्या शिक्षक जान पाएगा और बच्चों की विविधताएं है उन सभी को वो क्या करेगा, वो जान पाएगा और उसी के आधार पर बच्चों को वो शिक्षा दे पाएगा। दूसरा देखते हैं संवेदनशीलता हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण। देखिए इसमें क्या होता है, एक शिक्षक को संवेदनशील भी होना चाहिए, है ना। जब बच्चों को क्या, बच्चे जो विभिन्न माध्यम से वो पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो कभी कभी कोई बात बच्चे क्या है एकदम संवेदनशील होते हैं, तो उनकी जो मन स्थिति को समझने के लिए शिक्षकों का भी का उचित प्रकार से उनका प्रशिक्षण बेहद जरूरी होता है ना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा संवेदनशील होकर अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो क्या करते हैं, वो निश्चित रूप से वो बिना डरे उस चीज को वो पढ़ सकेंगे, है ना। अगर उनमें शिक्षक में संवेदनशीलता ही नहीं है तो वो क्या बच्चे उनसे डरेंगे, है ना, मतलब कि पढ़ेंगे नहीं और डरेंगे ज्यादा। तो इस प्रकार क्या है, उन्हें संवेदनशील की जो प्रशिक्षण है वो उचित प्रकार से उन्हें देना चाहिए, ताकि वो बच्चों को निश्चित रूप से वो शिक्षा को दे पाए। तो इस प्रकार समस्या शिक्षा की जो आवश्यकता है ना, ये हम देख कर पाएंगे कि जो संवेदनशीलता है शिक्षा का जो प्रशिक्षण है वो बेहद जरूरी होता है। तीसरा देखते हैं पालक व समाज की स्वीकारोक्ति, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिस समाज में हम रहते हैं ना, तो उसी समाज में हमारा मतलब कि हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, हम अगर समस्या शिक्षा की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए एक पालक का और एक समाज का दोनों की स्वीकार बेहद जरूरी होती है ना। पालक तथा माता पिता उन दोनों की जो स्वीकृति हमें बेहद जरूरी होती है, और एक परिवार के साथ, है ना, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की भी स्वीकार बेहद जरूरी होती है, क्योंकि अगर हम जिस समाज में रह रहे हैं तो उसमें उस समाज के कुछ नियम कानून होते हैं, तो उन्हीं के आधार पर हम रहकर हम काम करेंगे तो उस समाज में हम सामाजिक व्यक्ति कहलाएंगे। तो इस प्रकार क्या है, समस्या शिक्षा हेतु पालक और समाज की जो स्वीकृति है वो बेहद जरूरी होती है ना, और इससे भी वो इस समस्या शिक्षा जो आवश्यकता है ना, वो हम कह सकते हैं कि पालक और समाज दोनों के लिए क्या बेहद जरूरी होता है, और बच्चों की उचित भविष्य के लिए, है ना, वो समस्या शिक्षा के जो नियम बनाए गए हैं उसको वो उचित तरीके से वो प्रबंध को मानते हैं। चौथा देखते हैं शिक्षकों व बच्चों को प्रेरणा एवं सामर्थ्यवान बनाना, है ना। चौथा क्या है, देखो शिक्षक और बच्चे दोनों का सामर्थ्यवान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को वो शिक्षा देता है ना, तो उसका सामर्थ्यवान होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि वही तो बच्चों को शिक्षा देगा, है ना। तो बच्चे क्या करेंगे, उन्हीं को देखकर वो सीखेंगे कि किस प्रकार वो समय का एकदम पंक्चुअल है, या किस प्रकार वो अपने काम को कर रहा है ना, और उसकी जो पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार है। तो इस प्रकार क्या है, एक जो बच्चा है ना, स्टूडेंट है, उसका जो फर्क है वो टीचर पर ज्यादा निर्भर करता है ना, क्योंकि वो उसी को देखकर सीखता है। तो उन दोनों का सामर्थ्यवान होना, है ना, बेहद जरूरी होता है, क्योंकि वो उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं वो शिक्षक को देखकर ही क्या करते हैं, वो प्रेरणा लेते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो दोनों का सामर्थ्यवान होना बेहद जरूरी होता है। पांचवा देखते हैं सामाजिक भावना का संचार करने के लिए, है ना, जो समस्या से जो आवश्यकता है इसके लिए क्या है, सामाजिक भावना की जो संचार है इसके लिए भी बेहद जरूरी होती है सामाजिक शिक्षा, क्योंकि हमने आपको बताया है ना कि जो सामाजिक शिक्षा है इसमें शिक्षा क्या करता है, विशेष ट्रेनिंग प्राप्त करके वो बच्चों को इसमें सम्मिलित रूप से शिक्षा देता है, चाहे वो सामान्य बालक हो या सामान्य रूप से जो असामान्य बालक हो, दोनों को साथ उसमें शिक्षा दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे हमें बच्चों का जो सामाजिक जो भावना है वो भी देखने को मिलती है, क्योंकि उसे बिना विभेद के सभी को क्या है समान शिक्षा दिया जाता है ना। तो इसमें लोगों में क्या, बच्चों में सामाजिक भावना भी हमें देखने को मिलती है, और एक टीचर का फर्ज बनता है कि वो दोनों बच्चों में बिना भेद किए, है ना, सभी को निश्चित रूप से अच्छा शिक्षा दे और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करे और उचित उनका मार्गदर्शन करे, क्योंकि एक बच्चे के भविष्य के लिए क्या शिक्षा भी जिम्मेदार होता है ना, वो विभिन्न प्रकार से उन्हें शिक्षा देता है, चाहे वह उनके पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे उनके चरित्र के क्षेत्र में, है ना। तो उन्हें विभिन्न प्रकार से शिक्षा क्या करते हैं, उनका मार्गदर्शन उचित प्रकार से वो करते हैं।
चलिए आगे हम देखते हैं छठवा, बाधा रहित वातावरण का निर्माण, है ना। एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि वो जिस वातावरण में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वहाँ के बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें, है ना, क्योंकि वो उसी वातावरण में अगर बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से उस वातावरण का सही होना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि बालक जिस परिवेश से आ रहता है ना, वो जब पहली बार विद्यालय में जाता है तो उसके लिए एक अलग ही माहौल होता है ना, तो उस माहौल में रहकर उसे शिक्षा ग्रहण करना होता है, तो उस माहौल का उचित होना बेहद जरूरी होता है। और अगर माहौल है ना, जैसा माहौल रहेगा बच्चे उसी प्रकार उसमें ढल जाते हैं, तो उसका सही होना बेहद ही जरूरी होता है। तो उसमें क्या होता है, उस बाधा रहित वातावरण के निर्माण में एक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक शिक्षा ये क्या करता है, वो बच्चों को विभिन्न प्रकार से उसे शिक्षित करता है, चाहे वह उसे उचित शिक्षा देने में हो या उसका चरित्र निर्माण में, है ना। तो उचित प्रकार से उस वातावरण का निर्माण करने में एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वो बेहद ही आवश्यकता होती है। तो समावेशी शिक्षा के तहत हम कह सकते हैं कि हम जो शिक्षक है ना, वो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो उनका कर्तव्य बनता है कि जब वो वातावरण का उचित ढंग से वो निर्माण करें, ताकि वो बच्चे क्या है वो बिना किसी कठिनाई के, है ना, बाधा रहित उसमें शिक्षा को प्राप्त निश्चित रूप से कर सके। साथ में देखते हैं आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण सामग्री व उपकरणों द्वारा शिक्षण सुनिश्चित करना, है ना। सातवां पॉइंट कर रहा है कि हम जिस विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी हमें विशेष प्रकार के शिक्षण सामग्री की भी आवश्यकता होती है। तो उसमें क्या होता है, वो शिक्षक क्या करते हैं, अगर जिस टॉपिक में पढ़ाना है, किसी सब्जेक्ट के मुताबिक, है ना, किसी भी टॉपिक को पढ़ाना है तो उस टॉपिक से संबंधित हमें जो भी शिक्षण सामग्री की जरूरत होती है उस सभी का निश्चित रूप से, है ना, उसका उपलब्ध होना बेहद ही आवश्यक है। तभी तो बच्चे क्या कर पाएंगे, उस शिक्षण सामग्री के द्वारा, है ना, निश्चित रूप से उसको अच्छे से वो समझ पाएंगे। तो पढ़ाने से पूर्व शिक्षक क्या करें, उस टॉपिक से संबंधित जो भी शिक्षण सामग्री है उसको पहले से वो रख ले, ताकि बच्चों को पढ़ाते समय उस चीज को वो सामने रखकर समक्ष उनके प्रकट रख के उसको दिखा सके, है ना, क्योंकि कोई भी चीज अगर बोलने से बेहतर है कि उस चीज को वहां पर सामने रखकर अगर हम बच्चों को दिखाएंगे और बताएंगे, है ना, तो क्या करेंगे, बच्चे उसे जल्दी सीखेंगे। जैसे हम ग्लोब के बारे में पढ़ा रहे हैं ना पूरे, तो उसमें क्या सामने हम ग्लोब रखकर बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या होगा, उस चीज को निश्चित रूप से देखकर वो उसे पढ़ सकेंगे। तो हम यही पर कहा है कि हमें जो भी विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है हम पहले से उसे अपने पास रख लें। उसके बाद आता है सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु शालेय गतिविधियों में विभिन्न क्रियाकलापों का समावेश, है ना। इसमें से आठवां पॉइंट है कि जब हम जिस भी माहौल में हम रहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, सभी लोगों की भागीदारी जो होती है वो बेहद ही अहम होती है ना, क्योंकि अगर हम एक परिवार का एग्जाम्पल लें तो एक परिवार में क्या होता है, अगर सभी लोग सम्मिलित रूप से किसी भी कोई राय ले रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है, सभी की सहभागिता जरूरी होती है। अब वही हम एक विद्यालय की बात करें, है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें सभी की जो सहभागिता होती है वो निश्चित रूप से सुनिश्चित होना चाहिए, क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं ना, उसमें विद्यालय में रहकर वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उस जो वातावरण विद्यालय का जो वातावरण है उससे ठीक प्रकार से होना बेहद ही आवश्यक होता है। आइए अब हम देखते हैं विकलांग बालक के प्रति नजरिया। देखिए हमारे समाज में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति रहते हैं ना, जिनकी जो सोच होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन क्या होता है, हर एक व्यक्ति का जो नजरिया होता है ना, वो विकलांग वाले के प्रति हमें अलग अलग देखने को मिलता है। कई लोग सोचते हैं कि ये विकलांग है, उनके साथ क्या है वो अभद्रपूर्वक व्यवहार करते हैं ना, उन्हें वो कुछ भी नहीं समझते, या उन्हें विभिन्न तरह के हमें अपने समाज में कई लोग को देखने को मिलता है ना, कि जो बच्चे विकलांग होते हैं वो कई लोग क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं ना, उन्हें विभिन्न प्रकार से उसे प्रताड़ित करते हैं। तो ये क्या होता है, ये व्यक्ति की जो सोच है ना वो उसी तरह की होगी जिस तरह की उसके परिवार में उसे और सिखाया जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, वही जो सोच लोगों की है ना वो अलग अलग प्रकार से हमें देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी हमें जो शिक्षित लोग भी होते हैं ना, उनकी भी जो सोच है वो हमें छोटी नजर आती है, अब जो उनके जो सोच है विकलांग के प्रति वो भी अच्छी नहीं होती है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो लोगों का जो नजरिया है ना वो विकलांग बच्चों के प्रति क्या है वो अलग अलग हमें देखने को मिलती है। तो उसी को हम देखते हैं, विकलांग व्यक्तियों के प्रति हमारी प्रमुख धारणाओं में से एक सामान्य धारणा यह है कि उनके कार्य करने के स्तर को बढ़ाने में उनकी कोई सहायता नहीं की जा सकती, है ना। हम कह सकते हैं कि जो लोगों की जो सोच है ना, मतलब कि विकलांग बच्चों के प्रति जो उनका नजरिया है वो एक प्रकार का कह सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि वो जो विकलांग बालक है ना, हमारी एक धारणा बन गई है कि वो जो विकलांग बालक है वो कुछ नहीं कर सकता है ना, या हम उसको कुछ सीखने क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार के लोगों की एक
सकता। तो एक प्रकार की जो लोगों की विकलांग का जो नजरिया है ना, वो लोगों को मन में धारणा बन जाती है कि हम उसकी सहायता नहीं कर सकते सीखने में। तो यही जो धारणा है ना, वो विकलांग बच्चों के प्रति लोगों की हमें देखने को मिलती है। और वो क्या समझते हैं कि वो जो बालक है ना, वो निश्चित रूप से किसी भी चीज को वो नहीं सीख सकता, या उस भगवान ने उसे वैसे ही बनाया है तो क्या है वो उस चीज को कभी भी नहीं सीख सकता। लेकिन हम देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो विकलांग है ना, वो भी विभिन्न तरह के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। वो खुद से पेंटिंग कर लेते हैं, या अपना जो विभिन्न प्रकार के जो कार्य है ना, वो खुद से कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब लोगों का जो नजरिया है ना, उसे हम ध्यान हटाते हुए कह सकते हैं कि जो विकलांग बालक है वो निश्चित रूप से अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो उस कार्य को वो करता है, अब वो आगे बढ़ता है। हम यह मानकर चलते हैं कि एक व्यक्ति जिसका दायां हाथ नहीं है कभी भी लिखना नहीं सीख सकता है ना। हम हमारी एक धारणा ही बन जाती है कि जो व्यक्ति जिसका दायां हाथ नहीं है ना, तो वो निश्चित रूप से वो लिख नहीं सकता। तो हम ऐसे ही धारणा हम बना लेते हैं। ये एक नेत्रहीन साइकिल नहीं चला सकता है ना, हम ये भी एक धारणा बनाते हैं कि जो व्यक्ति नेत्रहीन है तो वो साइकिल नहीं चला सकता। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति साइकिल नहीं चला सकता, ये व्यक्ति के क्या है उसकी सोच पर निर्भर करता है, या उसकी जो क्षमता है उस पर निर्भर करता है ना। क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, अपने अपने क्षमता के अनुसार वो किसी कार्य को सीखता है और करता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी सीमा होती है ना। जो हमें समाज में देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग क्षमता के होते हैं, अलग अलग बुद्धि के होते हैं, है ना। कोई क्या करता है, किसी भी चीज को जल्दी सीख जाता है और कोई देर से सीखता है। तो इसी प्रकार जो लोगों की जो है ना, लोग जो होते हैं वो उसकी अपनी अपनी एक सीमा होती है कि वह कितना और कैसे सीख सकता है। हम एक बच्चे को ले लेते हैं विद्यालय में, कि कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि शिक्षक क्या करता है, वो कक्षा में सारे बच्चों को एक साथ किस चीज को सिखाता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि वो कक्षा के जो बच्चे होते हैं उसमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी सीख जाते हैं, और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो लेट से सीखते हैं। तो इस प्रकार क्या है, वो बच्चों का सीखना है ना उसकी क्षमता पर निर्भर करता है कि वो कितना और कैसे सीख रहा है। आगे हम देखते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसकी कार्य क्षमता सुधारने में मदद नहीं की जा सकती है ना। अब लोग क्या करते हैं, लोग अपनी धारणा बना लेते हैं कि वो उस कार्य को नहीं कर सकता या वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर क्या करते हैं, अब अगर हम उसे मोटिवेट करें, है ना, मोटिवेट करें या हम उसकी हेल्प करें, तो निश्चित रूप से क्या कर सकते हैं, वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, और वो जिस कार्य को वो नहीं कर सकता है वो उस कार्य को करने में वो सक्षम महसूस कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति उसमें किसी कार्य को नहीं कर सकता है ना, तो वो अपने आप निराश है, तो हम जाकर सामने से उसे और निराश कर रहे हैं ना कि आप इस कार्य को नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है, वो व्यक्ति और हताश हो जाता है ना, और उस कार्य को करने के लिए क्या है, अपने आप को वो सहज महसूस नहीं करता। तो इस प्रकार क्या है, लोगों के मन में यह धारणा ही बन जाती है कि वह उस कार्य को नहीं कर सकता। तो इसमें क्या करता है, वो सीखने वाला व्यक्ति भी उस चीज को सीखना नहीं चाहता और अपना हार वो मान लेता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकलांग बालक के प्रति जो सबकी जो नजरिया है ना, वो अलग अलग देखने को हमें मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ना कि जो विकलांग बालक होते हैं वो क्या करते हैं, वे अपने आप को है ना लोगों के समक्ष छोटा महसूस करते हैं, और वो क्या समझते हैं कि भगवान ने हमें ऐसा बनाया है ना कि हम लोगों के समक्ष हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस प्रकार क्या है, वो अपनी जो लोगों का जो धारणा है ना उसी के अकॉर्डिंग वो खुद हार मान लेता है, और किसी भी कार्य को वो करने के लिए अपने आप को वो सरल महसूस नहीं करता है। अब वो कुछ चीज सीखने के लिए वो प्रेरित नहीं होता। अब हम जस्ट अपोजिट देखें तो कोई व्यक्ति ऐसे होता है जो विकलांग होता है ना, लेकिन क्या करता है, वो जितना लोग उसे सुनाते हैं, ताने मारते हैं, उसी से वह मोटिवेट होता है ना कि ये व्यक्ति मुझे इस बात में बोल रहा है कि मैं ये कार्य को नहीं कर सकता। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो दिन रात मेहनत करके वो व्यक्ति को दिखा देता है कि मैं ये कार्य को कर सकता हूँ, है ना। और वो अपनी जो कैपेबिलिटी मतलब कि एबिलिटी क्षमता के अकॉर्डिंग उस कार्य को करके दिखाता है और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाता है। तो आज हम देख सकते हैं कि हमारे समाज में जो विकलांग व्यक्ति है ना, वो अलग अलग प्रकार से अपनी प्रतिभा को उभार रहे हैं ना। मतलब वो ऐसा कोई कार्य नहीं जो वो नहीं कर पाता है ना, तो वो विभिन्न तरह के जो कार्य है वो आसानी से वो कर ले रहे हैं। आज हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के जो एथलेटिक्स जो गेम होते हैं उनमें जो विकलांग है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, और विभिन्न प्रकार के जो मेडल्स है वो प्राप्त करते हैं। तो ये एक हम कह नहीं सकते कि व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है ना, वो उस कार्य को करना उस व्यक्ति की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि विकलांग है तो वो कुछ कार्य नहीं कर सकता, वो जो उस कार्य को करने की जो
क्षमता है वो उस व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है कि वो कार्य को कैसे करेगा है और कितना